नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर आज 50 टीचर्स का सम्मान किया जाएगा। बता दें कि नेशनल अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टीचर्स को सम्मानित करने वाली हैं। विज्ञान भवन में शाम 4:15 पर कार्यक्रम आयोजित होना है। आपको बता दें कि 28 राज्यों, 3 यूटी और 6 संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे शिक्षक। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज देश भर के कुल 50 ऐसे शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर उन्हें विज्ञान भवन में शाम 4:15 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। ये शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिस्ट में 34 पुरुष, 16 महिला, 2 दिव्यांग और 1 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए काम कर रहे शिक्षक हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के खास मौके पर 50 शिक्षकों के अलावा 16 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और 16 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। सांगली में एक सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंतग्राव कदम की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इससे पहले कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे और आज उनका महाराष्ट्र का दौरा है। दोनों ही राज्यों में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे सांगली में एक सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ होंगे। इस यात्रा से राज्य में राजनीतिक गतिविधि बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो आने वाले महीनों में विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंतग्राव कदम की प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार मंच साझा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं का सांगली का दौरा राजनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीट को लेकर लड़ाई हुई थी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले में ये निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना के खाते में गया था, जिसमें बागी कांग्रेस नेता प्रतीक पाटिल ने विश्वजीत के समर्थन से निर्दलीय के रूप में सांगली से जीत हासिल की थी। इसके बाद पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इस कार्यक्रम के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं की एक बैठक भी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बना दिया गया है। अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से टिकट मिला है। जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो और साथ ही उखलाना से अनूप धानक को टिकट दिया गया है।
हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे कांग्रेस की कमजोरी झलकती है। कल तक ना तो आप और ना ही कांग्रेस एक दूसरे से गठबंधन के लिए तैयार थे। हम उनकी ताकत देख सकते हैं जो कह रहे थे कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। वे अब दो पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। उनके गठबंधन का चरित्र सामने आ गया। निश्चित रूप से वहां अराजकता होगी और उनकी जीत निश्चित नहीं होगी। अंदरूनी कलह होगी और बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा। उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फॉर्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के विषय में बुधवार को CDPHR द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बांग्लादेश में हुई घटनाओं की रिपोर्ट पेश की गई, जिसका शीर्षक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड हैवॉक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश रखा गया। इसमें बांग्लादेश में हुई घटनाओं का ग्राउंड जीरो से आंकलन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पत्रकार और लेखक अभिजीत मजुमदार, पूर्व सांसद स्वप्न दास गुप्ता और लेखक और पत्रकार दीप हल्दर सम्मिलित हुए, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया और पूरे विषय को विस्तार से रखा। ये तो होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि थोड़ा देर से हो रहा है। ये बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में पहली बार ऐसे हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हिंदुओं को परसिक्यूट किया जा रहा है। ये तो हर साल और माने सदियों से 100 साल से ऊपर ऐसा होते आ रहा है। जेनोसाइड के बाद जेनोसाइड हुआ है। मामन सिंह से लेके 1903-4 के, फिर ढाका, नोआखाली, एक के बाद एक हुआ है। 1971 3 मिलियन पीपल डाइड। तो अभी अच्छी बात है कि अभी जाके एटलीस्ट लोग कर रहे हैं ये, लेके जागरूकता इससे अगर हो, जितना हो सके लोगों का कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश को हम लोग समझते हैं कि अच्छा पीछे कोई एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका बांग्लादेश कितना इम्पोर्टेंट है भारत के डिप्लोमेटिक इसमें स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, ये तो समझना चाहिए लोगों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को पति पत्नी की सरकार बताया। इसी क्रम में हमारे झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। की सरकार है वो तो हड़ताल पर है और राज्य सरकार दिल्ली से लेकर रांची तक कार्यक्रम कर रही है। आप इस पे क्या बोलेंगे? हम तो अभी बोलेंगे कि ये अभी सरकार जो वर्तमान में है, ये तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार हम समझ रहे थे, मगर वर्तमान समय में पति पत्नी का सरकार हो गई। अभी आप देखिए, कल ही का घटना हम अभी सोशल मीडिया में देख रहे थे। कल जो झारखंड विधानसभा का उद्घाटन हुआ, उसमें पति पत्नी का फोटो रखा है। गुरुजी जो सर्वमान्य नेता है झारखंड के, उनका फोटो गायब कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पति पत्नी पर सीमित हो गया है। तो आप समझ सकते हैं जो परिवारवाद पर डूब चुका हो, जो अपने स्वार्थ में घुस चुका हो, वो राज्य की जनता का भला नहीं कर सकता है। राज्य की जनता को कैसे बताएंगे इस बारे में? ये राज्य की जनता को यही अपील करना चाहेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता की सरकार, झारखंड की सरकार भारतीय जनता पार्टी को चुन कर लाए। हम हर डिमांड को पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ढुल्लू महतो जी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार नहीं, पति पत्नी की सरकार है।
कैमरा पर्सन रामदीन के साथ मुकेश कुमार, रांची। शिमला मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को विधानसभा सदन में भी ये मामला गूंजा। विधायक बलवीर ने सदन में ये मुद्दा उठाया और इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दो टूक सुनाते हुए कहा कि ये धार्मिक स्थल का मामला नहीं है, वैध और अवैध निर्माण का मामला है। 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इससे पहले यहाँ पर दुकान हुआ करती थी। इस मामले में कई बार नोटिस भी दिए गए। तो वहीं प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम शिमला पर सवाल भी उठे हैं। मामले में मुख्यमंत्री से विभिन्न संगठनों के सदस्य मिले हैं और मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ये मस्जिद अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मस्जिद विवाद को लेकर गत रविवार 1 सितंबर को स्थानीय लोगों ने मस्जिद का घेराव कर वहां पर धरना भी दिया था, जिसके बाद माहौल को शांत करने के लिए एसपी और डीसी को मौके पर पहुंचना पड़ा। मामले में नगर निगम कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई होगी। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि तयबाजारी नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। हिमाचली बोनाफाइड को ही बैठने का लाइसेंस दिया गया है। जाए जब हमारे लोग हिंदू लोग एक दुकान या एक आधी मंदिर को रहा है। ये मामला मस्जिद या मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल का भी नहीं है, ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दी है, करीबन 6750 स्क्वायर फीट तक वो पहुंच चुके हैं। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी। जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। माननीय मुख्यमंत्री से भी सारे संगठन मिले हैं और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर जो है, जो उनको बचाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक तहबाजारियों की बात है, हमने बोला है कि उसको कानून आना चाहिए कि हिमाचली बोनाफाइड को जो है तहबाजारी का लाइसेंस मिले। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है। सीधी बात है, तो ये बड़ी सोच विचार वाली बात है और उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अयोध्या में आज एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि राम सेवकपुरम में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो अयोध्या में आज एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। सीएम योगी कारसेवकपुरम के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या न सिर्फ देश के कोने कोने को एक सूत्र से जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी आगे आ रहा है। शायद यही वजह है कि अब प्रभु राम की नगरी अयोध्या के रामसेवकपुरम में श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल की स्थापना तमिलनाडु के थेनकोटू नामक स्वयं सेवी संस्था की ओर से कराई गई है और इस मंदिर का मुख्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज होना है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये मंदिर उत्तर भारत में मौजूद बाकी मंदिरों की तरह नहीं है, बल्कि इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।